रहते हैं। यहाँ पे सुरक्षा और संवर्धन एक बहुत बड़ा दायित्व है और यहाँ की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ना तो सुनियोजित अपराधी हैं, ना अपराध से जुड़े लोग, आम जनता और भीड़ का मुद्दा है। तो आज हमारे साथ हैं एसपी अवधेश प्रताप सिंह, जो मैहर की कमान कप्तान हैं। आज हमारे उनसे कुछ सीधे सवाल होंगे और उन सवालों को जनता की मुद्दे पर बात होगी और हम जनता के मुद्दे पर है। सर, पहली बात तो ये होती है कि इतिहास हमारा कैसा रहा, उस इतिहास के आधार पर हम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो आपने करियर की शुरुआत क्या थी और आपकी इच्छा क्या थी कि किस डिपार्टमेंट में आए और कैसे आप या कि अटेंडेंट पुलिस डिपार्टमेंट में आना हो गया? प्रारंभिक जो मेरा जीवन है वो शुद्ध ग्रामीण परिवेश में रहा है। जी। पन्ना जिले के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और चौथी तक जो मैंने एक प्राथमिक विद्यालय है, शासकीय विद्यालय, उसमें अपनी पढ़ाई पूरी की। 5वीं क्लास में मैं पास में ही एक देवेंद्र नगर तहसील है, वहाँ मैं पढ़ने जाता था और 5th क्लास में 5.5 किलोमीटर पैदल जाना और 5.5 किलोमीटर पैदल आना, यानी मैं 8-9 साल 10 साल की उम्र में 11 किलोमीटर प्रतिदिन जाना आना मेरा होता था। उसके बाद मेरे पिताजी चूँकि शिक्षक थे, उसके बाद वो नायब तहसीलदार हुए और मुरैना उनकी पोस्टिंग हो गई, तो फिर हम सभी लोग मुरैना शिफ्ट हुए और वहाँ से एक तरह से हमारे शहरीकरण की शुरुआत हुई। उसके बाद मेरा जो चयन है वो सैनिक स्कूल रीवा में हुआ। वहाँ मैंने 12वीं तक अपनी शिक्षा पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं पर मैंने जो है साथ में ही सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करना मैंने प्रारंभ किया और 95 में जो लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश का परीक्षा थी उसमें मेरा चयन पुलिस अधीक्षक के पद पर हुआ और 97 में मैंने सेवा में ज्वाइन किया। सच बताऊं तो पुलिस मेरी प्राथमिकता नहीं थी, ना ही मेरा उद्देश्य था। शुरुआती दौर में मैं शिक्षक बनना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था। फिर अचानक चूँकि पिताजी प्रशासनिक सेवाओं में थे तो मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना था, पर पहले ही अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर ना बन के और डीएसपी में मेरा चयन हुआ। इस रूप में मैं कहूँगा कि मेरा अचानक ही पदार्पण इस विभाग में हुआ और एक बार जब हो गया, वर्दी ओढ़ ली मैंने, तो फिर इसी रंग में ढल के और तब से अनवरत काम इस विभाग में कर। सर, अब मैहर में आते हैं। मैहर में आने के बाद ही कानून व्यवस्था में आपने क्या किया जिसके आधार पर मैहर के लोगों को कानून से सुरक्षा का अनुभव होने लगा? मैहर को जो जाना जाता है वो धार्मिक नगरी के रूप में पूरे देश में पहचान है मैहर की और यहाँ की पब्लिक बहुत सपोर्टिव है। पूरा का पूरा धर्ममय वातावरण है। मैहर की अर्थव्यवस्था भी धर्म के ऊपर या कहूँगा मंदिर के ऊपर, मैहर नगर की पूरी अर्थव्यवस्था भी इसी पर आधारित है। तो जब मैं यहाँ पर आया, मैहर जिला लगभग 2 वर्ष हो चुके थे बने हुए, नया जिला था, अपने चैलेंजेस थे। मुझसे पूर्व जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम किया, व्यवस्थाएं की, सुचारू रूप से जो पुलिस एक संगठन के रूप में है वो संचालित हो रहा था। कुछ और फील्ड में काम को आगे बढ़ाने का काम था, वो हमने किया। आते ही मेला प्रारंभ हुआ, पहले मेले में हमने काफ़ी सारी मेहनत की, कुछ कमियां रही और आने वाले जो 6 महीने बाद जो अपना पिछला मेला गया है उस पर भी हमने बहुत वर्क किया। जैसे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती थी, लोगों का एक भीड़ प्रबंधन, 1.5 लाख लोग प्रतिदिन आते थे और 1.5 लाख देखने को संख्या उतनी भारी नहीं लगती, लेकिन मैहर का जो रोड है, छोटी सी सकरी पहाड़ी है, छोटा सा गर्भगृह है, उस नाते बहुत अधिक चैलेंजेस आ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि पूरे फोर्स को हमने उसी माहौल में डाला और सेवा भाव से पूरा काम किया। इस बार कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी, सुचारू रूप से हमने सभी के दर्शन कराए और सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की कोई वारदात इस मेले में नहीं आई, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सफलता है। सर, यहाँ तो मेले में सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण काम रहता है, जो सबसे कठिन काम रहता है, नवरात्रि में बेहद भीड़ रहती है और देश विदेश से महिलाएं आती हैं, तो महिलाओं के सुरक्षा के कदम और उनको व्यवस्थित करने का, इस पर आपने क्या काम किया मैहर पे? काफ़ी संख्या में हमारी महिला पुलिस इसमें तैनात थी। हमने प्रयास किया है कि महिलाओं को जो हम डील करेंगे, जो गर्भगृह में है वो महिलाएं ही उनको डील करेंगी। इस बार हमने एक नया प्रयोग किया था। एक तो हमने बस स्टैंड बाहर किया, उसके साथ साथ में जो ऑटो आते थे बाहर से, उनका कोई सत्यापन नहीं हुआ रहता था, उनकी कोई जान पहचान नहीं होती थी, वो कहीं रीवा से, सतना से, दलदल से आते थे और उसमें कई अपराधी तत्व उसमें आ जाते थे, जेब कतरी इत्यादि की
घटनाएं होती थी। इस बार हमने तय किया कि हम बाहर के ऑटो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। हमारे मैहर में ऑलरेडी लगभग 1600 ऑटो हैं जो वेरीफाइड हैं। हमने केवल उनको अलाउ किया, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया। तो कोई भी जेब कतरे इस प्रकार के ऑटो में कोई जो वारदातें होती थी वो नहीं हुई। रेगुलर हमने पेट्रोलिंग रखी इसमें, और विशेष तौर पर जब जो मार्ग है, सीढ़ी मार्ग है, वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं रखी, लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम्स रखे, जगह जगह पर महिला अधिकारी हमारी तैनात थी। तो कहीं भी महिलाओं को ये नहीं लगा कि हम कहीं अलग हैं। उनकी सहायता के लिए हमेशा महिलाएं वहाँ पर मौजूद रहीं। इस प्रकार से महिलाओं से हमारा प्रॉपर उनकी हमने देखभाल की, और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सर, जैसे वर्किंग में अन्य वर्क तो अच्छे रहते हैं, पर भीड़ प्रबंधन की जो बात है, ये अटेंडम होती है, और उस भीड़ को कंट्रोल करने पर सबसे कठिन काम है। तो कोई ऐसा मुद्दा जिस भीड़ प्रबंधन को आपने कब सबसे पहली बार कब कंट्रोल किया, और उसी के तहत आपने मैहर की भीड़ को भी बड़ी बारीकी से कंट्रोल किया? भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत मैं कहूँ वो आप क्राइम में काम करने से भी बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि लाखों की भीड़ एट रैंडम आती है और आपके फोर्स कम होता है, उसको आपको मैनेज करना होता है। यदि मिस मैनेज हो गया तो पूरी तरह भगदड़ भी होती है, जाम भी होता है, और लोग परेशान भी होते हैं। तो 2004 का सिंहस्थ जो था उज्जैन का, मेरी पदस्थापना उस वक्त उज्जैन में थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हम लोग के भी उस समय सेवा भी 8-9 साल की थी, और हम लोग DSPs थे, और उस समय इतने कनिष्ठ पद पर होने के बावजूद भी हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मैं पूरे नागाओं के, नागा साधुओं के पूरे अखाड़े का जो लाइजनिंग अफसर मैं ही था। हम लोग 6 महीने पहले, हमारे उस समय जो पुलिस महानिरीक्षक थे, उन्होंने 6 महीने पहले हमको अखाड़े आवंटित किए। 6 महीने से हम लोग अखाड़ों में इतना व्यक्तिगत हमारा जुड़ाव हो गया कि बहुत अच्छा हमारा समन्वय हो गया। तो जब मेले के समय कभी कोई ऐसी स्थिति आती थी, बात रखनी हो या समन्वय स्थापित करना हो, तो हम बहुत अच्छे से कर पाते थे। दूसरी बात, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे आप डाइवर्ट करोगे, तभी आप कर पाओगे जब आप पब्लिक से कनेक्टेड रहते हो। तो पहले अपने आप को उस एनवायरनमेंट में आपको ढालना होता है। यदि धार्मिक भीड़ है तो आपको मन से भी आपको धार्मिक होना पड़ता है, तो आप बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हो। मुझे याद है कि जो साधु, नागा साधु किसी की बात नहीं मानते थे, मैं जाके खड़ा हो जाता था, तो बोलते थे तू तो हमारा बेटा है, क्या करना है बोलो। तो ये उनके अंदर से तब निकलता है जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो लोगों से, तो फिर जैसा आप चाहते हो वैसा ही भीड़ करती है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक भाव से यदि आप जुड़ जाते हैं लोगों के साथ में, तो भीड़ प्रबंधन काफ़ी कुछ आसान हो जाता है, और लोग आपकी बात मानते हैं। तो ये कहा जाए कि भीड़ प्रबंधन का जो अनुभव था आपका, उज्जैन से ही काफ़ी प्रबल था, और इसलिए मैहर में आके आपको भीड़ प्रबंधन को करने में थोड़ा सा वो एक पहला अनुभव और बहुत बड़ा अनुभव था। उस समय के जो मेरे अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक थे, पुलिस महानिरीक्षक थे, उन्होंने हम जो नए नए DSPs वहाँ पदस्थ हुए थे, उनका बहुत अच्छा उपयोग किया, और ये शायद उनकी दूरदर्शिता थी कि इन लड़कों को हमको कैसे उपयोग करना है, हमको प्रॉपर उन्होंने प्रशिक्षित किया और अखाड़ों के बीच में हमें डाल दिया 6 महीने पहले से। तो हमने इतना, हम लोग कनेक्ट हो गए थे लोगों से कि बहुत अच्छे तरीके से हमने वो सिंहस्थ कराया। उसके बाद 2016 में भी मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला। तो जो 2004 की मेरी सिखलाई है वो मेरे काम आई। मुझे सौभाग्य मिला, लगभग 4 जिले में माँ नर्मदा के किनारे कर चुका हूँ मैं। वो अगेन बहुत बहुत धार्मिक बड़े बड़े मेले होते थे, और उसी लाइनअप में मैं मैहर को मानता हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ आकर के सेवा करने का मौका मिला। तो वहीं से मैंने एक, जो मेरे अंदर एक भाव आया कि कर्म के साथ धर्म। कर्म तो आपका है ही, कर्म आपको करना है, धर्म आपको बोनस में मिल जाता है। यदि आप भावपूर्ण तरीके से आप काम करेंगे, जो धार्मिक पब्लिक है उसकी आप मदद करके उसको सुविधापूर्ण तरीके से आप उसको दर्शन करा पाते हैं, तो आपको धर्म बोनस में मिलता है। अच्छा, यूँ कहा जाए कि माई को इस बात को मालूम था कि मेरी नगरी में ये बहुत सारे धर्म के प्रबंधन को सुसज्जित कर चुके हैं, तो माई ने आपको अपने यहाँ बुला लिया। अब इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं एक कृपा ईश्वरी होती है कि आपको ऐसे जगह पे आपको धार्मिक नगरी में ही आपको भेजा जा रहा है, काम करने का आपको मौका मिलता है। ये एक संयोग भी है और एक और मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय भी है। अच्छा सर, जैसे कानून सख्त होते हैं
और बहुत बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम कानून भी संभालना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और संवेदना को भी स्वीकार करना ज़रूरी होता है। क्या ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई तो इनसे कैसे करते हैं? आप संवेदना को कानून से जोड़ के करते हैं या सख्त कानून से काम करते कानून में यदि संवेदनहीन कानून हो जाएगा तो फिर उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते हैं। मैं कहूँगा कि कानून एक अलग सब्जेक्ट है, संवेदना व्यक्ति की होती है। तो जो कानून का पालन करने वाला है वो संवेदनशील होना ही चाहिए। यदि वो संवेदनशील होगा तभी वो सामने वाले को पूरी तरीके से समझ पाएगा, उसकी परेशानी को समझ पाएगा और उस परेशानी को समझने के बाद वो बेहतर तरीके से उसका कानूनी निराकरण कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संवेदनहीन व्यक्ति कानून का पालन करा पाएगा लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं करा पाएगा। यदि संवेदनशीलता उसमें जुड़ी हुई है तो पालन करने में बड़ी आसानी होती है, उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। सर, इसके लिए आप अपने मैहर क्षेत्र के थानों में जो पीड़ित हैं, उनके लिए सुनवाई की, जैसे बहुत जगह सुनवाई नहीं होती, ऐसी शिकायतें बार-बार आती रहती हैं। इनके लिए आपने क्या नया प्रबंधन किया? नया प्रयोग ये किया कि हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक महोदय हैं रीवा, उन्होंने जो नया कार्यक्रम भी चालू किया जन चौपाल का। अभी पिछली 28 तारीख को हम लोग रीवा संभाग के सभी थानों और चौकियों में हमने एक साथ जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए हैं। शहरों को छोड़कर शहरी पब्लिक तो बहुत आसानी से उसकी पहुंच रहती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोग आमतौर पर दूर रहते हैं, संकोच करते हैं, उतना उनका आमना सामना नहीं होता। तो हम लोग खुद गांव में जा कर के और उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको कानून के विषय में भी जानकारी दे रहे हैं, अपराधों से बचाव के संबंध में भी जानकारी दे रहे हैं। और एक बार जब आपका आमना सामना होता है, बड़े इनफॉर्मल तरीके से आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमेशा अपनी बात आप तक पहुंचाने में उनको आसानी होती है। और मैं कहूँगा उसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो हम तक नहीं पहुंच पाती थी, गांव-गांव के छोर-छोर से हमको अपराध के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उन पर हम कार्य करते हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया कि अभी जन चौपाल किया हम लोगों ने, उस जन चौपाल में आप कहाँ किए और क्या अनुभव रहा और कैसे क्या-क्या हुआ? मैं जो बाण सागर के किनारे रामनगर थाने में गजास गांव है वहाँ गया था। बड़ी अच्छी वो पंचायत है, बड़ा सुंदर वातावरण है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं थी, इतनी बढ़िया भवन। सभी जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे इकट्ठे थे, किसी भी पार्टी के हों, वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच, सब गांव के मुद्दों पर सभी एक थे। तो ये जान करके बहुत अच्छा लगा। लोगों से हमने संवाद किया, बहुत सारे विषय हमने रखे, अपनी बात रखी और वहाँ जाके इतना अच्छा लगा कि मैं वहाँ बोल के आया कि आज मैं संवाद करने आया हूँ, एक दिन मैं अलग से आपके यहाँ गांव में से भ्रमण करने और घूमने आऊँगा। इतना अच्छा वातावरण है आपका, इतनी अच्छी एनर्जी है वहाँ की, तो वो बहुत पसंद आया। और इन्हीं भ्रमण से, इसी प्रकार की बातों से आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपका जुड़ाव लोगों से होता है। सर, क्या मैहर में अपराधों के दौरान किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव या किसी तरह के दबाव या हस्तक्षेप आपके किए जाते हैं आपसे? दबाव तो कहीं आता नहीं है, सुझाव ज़रूर आते हैं और हम उनका हमेशा स्वागत करते हैं। आम नागरिक भी सुझाव देते हैं, पत्रकार बंधु भी अपनी बात रखते हैं, जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी अपनी बात रखते हैं हर विषय में, हर मुद्दे पर। तो उसको मैं दबाव के रूप में नहीं लेता, उसको एक सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हैं। और उसमें से कुछ काम वाकई ऐसे होते हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, तो उनको हम बिल्कुल दूर करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का संवाद और इस प्रकार के सुझाव आने भी चाहिए। तो इसको मैं दबाव ना कह के इसको मैं सकारात्मक सुझाव के रूप में लेता हूँ और उस पर हम जितना हम काम कर सकते हैं उस पर हम काम भी करते हैं। नहीं सर, जैसे बहुत सारे राजनीतिक दबाव आते हैं अपराधों के संरक्षण के लिए, अगर ऐसे दबाव आते हैं तब आप क्या करते हैं? नहीं, इस प्रकार के कहीं कोई दबाव सामने नहीं आते। ये कहने में, लोगों को सुनने में लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सर्वथा गलत बात है। इस प्रकार के कहीं कोई दबाव नहीं आते हैं। कहीं से यदि कोई बात करता भी है, हो सकता है उसको पूरी जानकारी ना हो, तो हम उसको पूरी जानकारी उनको देते हैं कि ये विषय ऐसा है, इसमें ये इस प्रकार घटनाक्रम हुआ है। और जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, तो मुझे आज तक के जीवन में कभी किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई है, उनका सकारात्मक रुख रहता है। तो मैं अपनी बात प्रॉपर रखता हूँ और उनको क्राइम के बारे में पूरी चीज़ बताता हूँ हमेशा, तो उसके बाद हमको प्रॉपर सहयोग मिलता है। सर, अब बात करते हैं खाकी की। खाकी अपने देश के लिए गर्व और शौर्य का विषय है।
तो खाकी के बारे में आपका क्या कहना है और क्या सुझाव है? खाकी यूनिफॉर्म है और जब से हमने पहनी है और जब तक हम इसको पहने रहेंगे तो ये हमारी स्किन बन चुकी होती है, हमारी पहचान बन चुकी होती है। ये रंग प्रदेश में शासन का, कानून का, व्यवस्था का एक दृश्य देने वाला या दिखाई देने वाला विजुअल एक तरह से प्रतिनिधि होता है। तो इस खाकी को देखकर लोगों में एक विश्वास भी रहता है, लोगों में अपेक्षाएं भी रहती हैं कि किसी भी प्रकार की कोई बात होगी, कोई समस्या होगी, हो सकता है वो हमसे संबंधित ना भी हो, तब भी यदि उनको अप्रोच करना है तो एक खाकी वर्दीधारी आरक्षक को ही लोग अप्रोच करते हैं कि मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, मेरी ये परेशानी है। कोई रिक्शे वाला भी परेशान कर रहा होगा, ऑटो वाला भी परेशान कर रहा होगा, वहाँ भी उनकी पहुँच होती। तो मैं कहूँगा एक जनता के लिए अपेक्षा का रूप है खाकी, जनता के लिए विश्वास और भरोसे का रूप है खाकी, जनता के लिए काम करने और जिम्मेदारी का स्वरूप है खाकी। सर, एक हमने पिक्चर देखी थी खाकी, उसमें ये दिखाया गया था कि खाकी जब धारण कर लेता है तो कितना बड़ा भी गुंडा हो, कितना बड़ा राजनीतिक आदमी हो, कितना बड़ा भी ताकतवर व्यक्ति हो, पर खाकी अंदर आने के बाद वो उसको अपराधी दिखाई देने लगता है, वो कितना भी भयंकर हो और उसको तोड़ देता है। खाकी पिक्चर में हमने देखा तो खाकी का यही अर्थ समझे। देखिए फिल्म अलग होती है, फिल्म मनोरंजन के लिए होती है, कहानी के लिए। आपने देखा होगा कि पुलिस के स्वरूप में परिवर्तन लाता है, कभी उसको लोग विलेन के रूप में दिखाते हैं, कभी उसको हीरो के रूप में दिखाते हैं, कभी उसको दीनहीन भी बता देते हैं। तो फिल्में कहानियों के हिसाब से बनती हैं और कहानी और धरातल में काफ़ी अंतर होता है। पर वास्तविकता में कहूँगा खाकी ये पावर नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। और सर, आप जो आपको बेहद शानदार और गौरवान्वित करता रहा हो और आप कोई शानदार कहानी लगी हो आपको अपने वर्किंग क्षेत्र में, और वो जिला जहां आपने ये काम किया, सबसे शानदार जिला कौन सा? मैं अब एक पर्टिकुलर कोई घटना तो याद नहीं कर सकता, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिनको हमने सॉल्व किया है और बहुत जल्द भी सॉल्व किया है हमने। तो मैं कोई पर्टिकुलर तो सच याद नहीं करूँगा, उसको रहूँगा, क्योंकि लगातार मैं जिलों में रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि जो सबसे अनुभव मेरा वो सिंहस्थ 2004 का ही है और उसको मैं जीवन भर संजो के रखता हूँ। जिस तरीके से हमने उसमें मेहनत की, जिस प्रकार से हमने बीट प्रबंधन किया, एक बहुत बड़ी पूंजी है। केसेस क्राइम के हिसाब से तो हर ज़िले में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते रहे हैं और एक से एक केसेस सभी सॉल्व हुए हैं। तो कोई पर्टिकुलर केस के बारे में तो मैं यहाँ उचित नहीं समझता कि मैं डिस्कस करूँगा। पर आफ्टर ऑल जब आप काम करते हैं तो दिन प्रतिदिन नए नए चैलेंजेस आते हैं और संतुष्टि होती है यदि आप केस को सॉल्व कर लेते हैं। सर, आम जनता का सर, कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, अपराध बहुत छोटा होता है, पर उसके साथ संवेदना और कानून की जिम्मेदारी और दया और दर्द, चारों चीज़ों का समन्वय होता है। उस टाइम पे पुलिस को बड़ी कठिन परिस्थितियां होती हैं और कि वो कैसे उसको डील करता है। तो क्या ऐसा कोई वक्त आया कि जब आपको मजाक भी लगा और वर्क भी लगा? यदि फ़नी स्टोरी में याद करूँ तो अभी पिछले दिनों जब मैं छिंदवाड़ा पोस्टेड था तो कुछ लोगों के ठगी की शिकायतें आ रही थी और जब लड़का ट्रेस किया तो वो लड़की की आवाज़ में लड़का निकालता था। वो अपने फोटोग्राफ भी भेजता था तो वो लड़की की ड्रेस में भेजता था क्लीन शेव करके, और वो आवाज़ निकाल करके उनसे पैसे की डिमांड करता था और लोग उसकी आवाज़ में वाकई कंफ्यूज हो जाते थे। जब पकड़ा गया तो पता चला कि वो फीमेल नहीं है, मेल है। उसको बुलाया गया, उससे जब रिकन्स्ट्रक्ट चीज़ें कराई गई तो वो बड़ा उसको देख करके भी हमको हंसी आ रही थी। लेकिन क्राइम तो क्राइम है, उसमें हमको रजिस्टर करके और उसको हमें उसके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ी। और सर, एक बात, जैसे बहुत सारे लोग पुलिस की तैयारियां कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ एक दो शब्द बता दें कि उन्हें कैसे इसको करना चाहिए। देखिए, जब हमने शुरू की थी सेवा तब का एक पैटर्न अलग था। आज का पैटर्न और कंपटीशन बहुत अलग हो चुका है और टफ हो चुका है। तो सिलेबस तो कई बार हर 2-5 साल में बदलता रहता है, वो इनको किताबों से पढ़ना ही पड़ेगा, तैयारी करनी ही पड़ेगी। कुछ मूल मंत्र या बेसिक चीज़ें हैं जिनको लेके बच्चों को आगे चलना चाहिए। इस सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी।
आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आज के समय में आपको भ्रमित करने वाले बहुत सारे साधन हैं। सोशल मीडिया है और घूमना फिरना, मूवीज़, फिल्म्स, लोगों की दोस्ती यारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अपना टाइम का ऑडिट करना जब बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद का टाइम का ऑडिट करिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कितना समय और कहाँ दे रहा हूँ, और कौन सा समय मैं कम करके कट करके उसको मैं अध्ययन में दे सकता हूँ। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारा सोशल मीडिया में हमें रहना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं ज्ञान के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी की गुलामी वो हमको बहुत दूर ले जाएगी। तो ये कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन टफ है, आसान नहीं है। लेकिन यदि आप में एक विज़न है, एक दृष्टिकोण है, आजकल पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया है। सीधे सीधे लोग सवाल नहीं करते हैं, बल्कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब सिविल सेवाओं में आएंगे तो एक लीडर के रूप में आपको लीड करना होता है। फोर्स के लीडर भी होते हो, समाज के भी लीडर आप होते हो। तो एक व्यक्तित्व में भी वो आपके गुण होने चाहिए। तो पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समय आपको बचाना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, अच्छे लोगों का साथ रखना पड़ेगा और मन लगा के काम करना पड़ेगा। इसमें बड़ा डिसिप्लिन वाला काम है। सर अब आखिरी सवाल, मैहर की जनता उम्मीद लगाए है कि चूंकि ये शहर नया बना है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कानून व्यवस्था आपकी तरफ से कैसे गारंटी दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था की क्या गारंटी है कि लोगों को सुरक्षा, उनकी सही समय पे एफआईआर लिखी जाएगी, पुलिस थानों में उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? इसके लिए आपने क्या रूल रेगुलेशन या अपनी तरफ से कुछ फीडबैक तैयार किए हैं? पिछले 7 महीने में हमने अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको मानसिक रूप से इस बात के लिए प्रेरित भी किया है, तैयार भी किया है कि हमारा मुख्य काम है जनता को सुनना, समझना, उसके हिसाब से उसकी कानूनी मदद करना। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, परिणाम अच्छे आए हैं। जो गलतियां करते हैं उनको हम सजाएं भी देते हैं, उनके प्रति हम कठोर भी रहते हैं, और कहीं कोई भी हम लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मैहर एक धार्मिक नगरी है, लोग बड़े सपोर्टिव हैं। तो जब भी वो हमारे पास में आते हैं हम बड़े संयम से, ध्यान से उन्हें सुने और जितना कानूनी उनकी मदद हो सकती है मदद करें। ये इस बात के लिए हमने सभी को मानसिक रूप से तैयार किया हुआ है और सब लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं और लगातार इसमें अच्छे परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। यदि कोई बात मेरे स्तर पर भी आती तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसमें ध्यान दे करके और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। सर ये एक सवाल, कभी कभी कुछ गरीब लोगों को लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और थानों में सुनवाई नहीं होती है, तो क्या वो लोग आपसे आकर मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। प्रतिदिन कैरोलिन जो समय है उसमें हम उपलब्ध रहते हैं। यदि मैं कहीं इधर उधर हूँ या क्षेत्र में हूँ तो हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यहाँ पर मौजूद रहती। हम 2 में से एक व्यक्ति एट अ टाइम यहाँ हमेशा उपलब्ध रहते हैं जब तक कि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो। तो हमेशा ऑफिस में उपलब्धता रहती है, फ़ोन पर उपलब्धता रहती है। कई बार गांव-गांव से लोग रात में भी फ़ोन कर लेते हैं, महिलाएं बच्चे भी फ़ोन कर लेते हैं। फ़ोन कई बार नहीं उठ पाता है यदि तो बहुत आजकल लोग जागरूक हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है कि ये समस्या है, इस गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है। हम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनका काम कराते हैं, उनकी मदद कराते हैं। सर क्या है, कभी कभी पुलिस और पत्रकार एक ही पहलू है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, पर कभी कभी दोनों के बीच में भ्रांतियां आ जाती हैं। उन भ्रांतियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है सर आपके द्वारा? भ्रांतियों को दूर करने का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है वो आपस में संवाद है। तो जहाँ जहाँ मेरी पदस्थापना रही और मैंने कोशिश की कि मेरा सीधा संवाद रहे और किसी भी मीडिया के व्यक्ति को मुझसे बहुत ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं, फ़ोन पर भी रेगुलर बात होती रहती है। और इस तरीके से एक मीडिया, मैं कहूँगा कि हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस वो मीडिया के पास में होती हैं। गांव-गांव में उनके लोग होते हैं क्योंकि उनका काम ही खबरों को निकालना रहता है। तो उन खबर को, उन सूचनाओं को यदि आप उपयोग कर लेंगे तो आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा कार्रवाई करने में। मैं कहूँगा बहुत सारी जो मेरी बड़ी रेड्स की कार्रवाइयाँ जो हमने बड़ी-बड़ी रेड की हैं, बहुत सारा उसमें मीडिया का योगदान है। बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो सीधे फ़ोन पर सूचना और इतनी प्रिसाइज़ एग्ज़ैक्ट सूचना देते हैं, उस पर हम रेड करते हैं और किसी को पता नहीं रहता कि ये सूचना कहाँ से आई है। तो मैं कहूँगा कि मीडिया को यदि आप मित्र बना लेंगे, उनसे संवाद करेंगे तो काम करने में बहुत आसानी होगी
बल्कि काम करने में बहुत आपको सहयोग मिलता है उसमें। तो व्यक्तिगत तौर पर तो मेरी कभी डिफरेंसेस मीडिया के साथ में रहे नहीं हैं और रहेंगे भी नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। ये समाज के भी हित में है और हमारे लिए भी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मीडिया लेकर के आता है। उन जानकारियों को हम उपयोग करेंगे तो उसके परिणाम बड़े अच्छे आते हैं। सर जैसा अभी आपने पत्रकारों से समन्वय की बात करी, आप छिंदवाड़ा में थे, एक समय छिंदवाड़ा में पत्रकार और पुलिस का काफ़ी विवाद गहरा है, उसमें भी आपने काफ़ी कंट्रोल किया था। वो कैसी कहानी थी और कैसे कंट्रोल हुआ, इस पर बताएं। एक हमारे पत्रकार मित्र थे, उनसे कुछ विवाद हुआ और विवाद काफ़ी बढ़ गया। तो लगभग 150 लोग पत्रकार जो मंडली है उनकी, वो थाने पे पहुंच गए। थाना प्रहरी का फ़ोन आया कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सभी को पता था मेरे विभाग में, मेरे पुलिस अधीक्षक को भी पता था, सबको पता था कि कुछ मुद्दों पर यही काम कर पाएंगे। तो मैं जब पहुंचा, बात सुनी समझी सबकी, तो एक सुर में सबने साथ दिया कि अब चूँकि आप आ गए हैं, आप जो निर्णय करेंगे हमें मान्य होगा। ये कहने को बहुत छोटी सी एक आपको वाक्य लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा भरोसा है। भरोसा ये बहुत बड़ा भरोसा उस व्यक्ति पर है जिसको आप अपना मानते हैं। तो मैं कहूँगा कि उसमें भी मेरा जो संवाद था, पर्सनल कनेक्टिविटी थी मेरी, वो काम आती है। तो जब भी आपको कोई भी, मैं तो कहूँगा पत्रकार मित्रों के अलावा भी कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है, तो लोगों से यदि नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में यदि आपका कनेक्शन अच्छा है, संवाद अच्छा है और आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो भरोसा करते हैं लोग। कई अधिकारी, मैं ही नहीं कहूँगा कि इतने हमारे अधिकारी हैं, उनके पहुँचते ही लोग कहते हैं कि आप आ गए सर, अब हमें कुछ नहीं है, हमें पूरा भरोसा है, आप जो निर्णय लेंगे सही होगा। ये बहुत बड़ा विश्वास होता है और ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता है, इसको आपको अर्जित करना होता है। इसको मैं गया, जनरली लोगों ने मेरी बात रखी। जब मैंने उनसे संवाद किया तो उन्होंने मेरी बात मानी और उनका जो भी आंदोलन था वो समाप्त कर दिया तत्काल। आप जैसे भोपाल में भी पदस्थ थे, उज्जैन में थी, ये मध्य प्रदेश के बड़े ज़िले हैं और काफ़ी बड़े शहर हैं, और अब ये छोटा शहर मैहर है, यहाँ आया, तो वहाँ की पुलिसिंग में और यहाँ की पुलिसिंग में क्या अंतर रहता है? देखिए, मूलभूत तो काम पुलिस का वो एक जैसा ही होता है, लेकिन लोगों के रिस्पॉन्स टाइम में बहुत फ़र्क होता है। बड़े महानगर का जो शहरी क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। लोग बहुत तुरंत उम्मीद करते हैं, तुरंत कनेक्टेड रहते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स देना होता है। दूरियां कम होती तो आपकी पहुंच बहुत आसान हो जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जब आप काम करने जाते हो तो दूरियां काफ़ी होती हैं, रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ जाता है, सूचना मिलने में परेशानी आती है, देर लगती है, आपको पहुंचने में देर लगती है। तो यहाँ पर यदि आपका सतत संपर्क यदि ग्रामीण क्षेत्र में भी है, तो आपको बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र की सूचनाएं भी मिलती हैं और आप यदि पहुंचने में देर भी हो रहे हैं, तब भी लोग आपको उतना ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि दूरियां काफ़ी होती हैं। तो मैं कहूँगा इसमें रिस्पॉन्स में काफ़ी अंतर होता है और ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी इसमें कठिनाई आती है। बट उतना ही जो गांव का आदमी है उतना संयम भी रखता है, अधीर नहीं होता है और उसको एक भरोसा रहता है। यदि आप उनसे कनेक्टेड हैं तो आप पर भरोसा भी करते हो, बड़े भरोसे के साथ वो उम्मीद लगाता है कि हमारा काम आसानी से हो जाएगा। सर ये तो हमारे आपके बीच पुलिस और कानून व्यवस्था की बात हो गई, अब कुछ छोटे से पर्सनल सवाल भी हो जाए। सर सबकी अपनी अपनी रुचि होती है और कॉलेज लाइफ में सबके कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट रहते सर। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ क्या ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसको आज भी याद करते हैं, या कोई ऐसी मित्र रही हो जिन्हें आप आज भी याद करते हैं? नहीं, कॉलेज टाइम में यदि मित्र रखी होती तो शायद इतनी जल्दी और यहाँ नहीं पहुँचता मैं। बड़ा ही नीरस मेरा स्कूलिंग रही, बहुत ही नीरस मेरा कॉलेज रहे, फिर सीधे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, तो कभी इधर उधर दिमाग गया नहीं, ना लगाया मैंने, और सीधे तौर पर चलने वाला आदमी हूँ। रुचि जहाँ तक मैं बोलूँगा कि जो फोक संगीत है वो मेरी रुचि रही है हमेशा से। बुंदेलखंड का जो फोक है वो मुझे बहुत पसंद है, उसको मैं सुनता हूँ, कई बार परफॉर्म करता हूँ उसको। तो फोक कल्चर में काफ़ी मेरी रुचि रहती है, संगीत में रुचि है। नहीं तो कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? 2 लाइन सर हमारे दर्शकों को भी सुना ये दीजिए। लाइन तो अब उतना मैं इसमें नहीं बोल सकता, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो वो भी सुनाऊंगा मैं। तो बट ये
बुंदेलखंड का जो लोक संगीत है वो बेहद मुझे भाता है। तो नहीं, बुंदेलखंड में तो कई तरह के लोक संगीत हैं। एक राई भी वहाँ का लोक संगीत में आता है बुंदेलखंड का, और गारियाँ जो हमारे शादी ब्याह में गाई जाती हैं, बुंदेलखंड की कविताएं, बहुत सारी चीज़ें सर बुंदेलखंड के साथ, क्योंकि बुंदेलखंड से हम भी जुड़े। जी जी जी। तो इनमें से कौन सा गीत आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? ये सभी बुंदेलखंडी जो लोकगीत है वो सभी पसंद आते जी। हैं। वो भाषा ही इतनी प्यारी है कि मतलब। बड़ा वो संगीत में जब आती है तो हाँ। वो बहुत अच्छी आपको लगती है। तो वो मुझे सुनना बहुत पसंद है, बचपन से हम सुनते चले आए हैं। और फिल्मी संगीत भी काफ़ी कुछ सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं, सूफ़ी संगीत सुनते हैं। तो जब भी खाली वक्त होता है तो संगीत निश्चित रूप से एक रुचि है। और इसके अलावा स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम बच्चों के बीच में जाना, संवाद करना, कनेक्ट होना है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ वक्त यदि निकलता है मुझे अपने काम से तो मैं स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। वही हमारे फ्यूचर कहूँगा कि मैं हमारे नागरिक हैं, देश को बनाने वाले लोग हैं, तो उनके बीच में संवाद हम करते हैं ताकि वो एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। तो उनके बीच में संवाद किया जाता है। अब जैसे वर्तमान में चल रहा है, हमारे संस्कारों की कुछ संस्कार हमारे इतने कमज़ोर हो गए हैं, बहुत सारे माँ बाप से दूर हो गए हैं, माँ बाप अनाथ आश्रम में जान। आप अपना कितना वक्त अपने माँ बाप के लिए निकालते हैं, और माँ बाप के लिए आप अपने दिल में क्या रखते हैं? मैं उतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि बहुत वक्त मैं जीवन में अपने माता पिता के पास बिता पाया हूँ। बचपन में 10-11 साल जो हैं वो मेरे माता पिता के साथ के हैं। उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चला गया तो लगातार मैं बाहर रहा। उसके बाद मैं पुलिस सेवा में आ गया और ऐसी सेवा में आया जहाँ साल में 1-2 बार ही छुट्टी लेकर के या कुछ काम से उनके पास आना होता था। तो मैं उतना सौभाग्यशाली नहीं हो पाया कि मैं इतना वक्त उनके बीच में गुजार सकूं। बट हाँ, लगातार मैं बड़े भावनात्मक रूप से दोनों से मैं माता पिता से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ से मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ और आज भी मैं उनके लिए छोटा बच्चा ही हूँ। आज भी फ़ोन लगा के छोटी-छोटी बात पर पूछती हैं, पानी बरस रहा है क्या? आज ही सुबह फ़ोन आया तो पूछा तुम्हारे यहाँ आंधी तूफ़ान चल रहा है, पानी बरस रहा है क्या? खाना खाया, क्या खाया? एक इतनी उम्र में जाकर के भी एक माँ एक परिपक्व अपने बेटे के बारे में अभी भी उतनी ही चिंता करती है। तो एक जो भावनात्मक लगाव है मेरी माँ से बहुत अधिक है। पिता का जीवन पूरा हमारा संघर्षशील रहा है। वो ग्रामीण परिवेश में जन्म लिया उन्होंने, फिर एक शिक्षक की नौकरी की, परिवार को पाला पोसा आगे बढ़ाया, फिर खुद मेहनत करके और लोक सेवाएँ की परीक्षाओं दे करके और वो ना तहसीलदार के पद पर सेलेक्ट हुए, आगे एसडीएम के पद से रिटायर हुए हैं। तो वो बड़े अनुशासित व्यक्तित्व उनका रहा है, कर्मठ व्यक्ति रहे हैं और आज भी लगभग 75 वर्ष की उम्र में भी वो आज भी हमसे अधिक वो फिट हैं, भाग-दौड़ करते हैं और काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे लिए। माता-पिता दोनों बहुत नज़दीक हैं और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितना भी वक्त मुझे मिले, मैं माता-पिता के पास रहने का मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूँ। आज हमारी मुलाकात हुई एसपी अवधेश प्रताप सिंह जी से। हमारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। अब देखना ये है कि आम जनता पर उन सवालों के जवाबों की, सुरक्षा की, व्यक्तिगत दायित्वों की, धर्म की, इसका क्या मैदानी अमला अमल कर पाता है।